केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे उत्तराखंड। अमित शाह ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। सीएम धामी खटीमा में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी की सुरक्षा में चल रहे पुलिस की वाहन सड़क से फिसलकर बाढ़ग्रस्त पानी में बही। ग्रामीणों की सूझबूझ से पुलिस कर्मियों को निकाला गया सुरक्षित। पन्ना फाउंडेशन प्रोजेक्ट हेल्प के पूरे हुए 10 साल फाउंडेशन की तरफ से वार्षिक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। इस दौरान संस्था की तरफ से कोरोना काल में काम करने वाले लोगों को किया गया सम्मानित। कोटद्वार के बीएल सड़क पर ट्रक ने एक पैदल पर चल रही लड़की और टेम्पो में मारी जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। और पौड़ी के कीर्तिनगर पुल से एक युवक ने अलकनंदा नदी में लगाई छलांग। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। एसडीआरएफ और जल पुलिस युवक कर रही है तलाश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में त्रासदी और आपदा का कहर अब भी जारी है। उत्तराखंड में नहीं थम रहा है आपदा का कहर। बागेश्वर के ग्लेशियर क्षेत्र में 54 लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। इसके साथ ही अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 4 पर्यटक भी शामिल हैं। तो जिस तरह से मौसम ने करवट बदली, प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड झेल रहा है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से अगले 48 घंटों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया था। इन सब के बीच उत्तराखंड में इस आपदा के कहर में जो खबर आ रही है वो दुखद है। 62 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 4 पर्यटक भी शामिल हैं। इन सब के बीच बागेश्वर, जहां पर ग्लेशियर क्षेत्र में 54 लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसे देखते हुए चैलेंजेस हैं, बड़ा चैलेंज है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, एक के बाद एक दुखद खबर आ रही है। आप देखिए, बागेश्वर के ग्लेशियर क्षेत्र में भी लोगों के फंसे होने की खबर है। फिलहाल उनको रेस्क्यू करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल लावनी, देखिए उत्तराखंड में ये एक तरीके से पर्यटक का सीजन है और उत्तराखंड का मौसम जो 2 दिन का है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं विकराल रूप के पर्यटकों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। जिसमें हम देख सकते हैं कई लोगों की जान गई है। लगभग 60 से 65 लोग की अब तक जो है मृत्यु हो चुकी है, जिनमें जो सबसे बड़ी घटना जो है जिसकी अभी तक अंदेशा जताया जा रहा है, 20 पर्यटक जो है ग्लेशियर क्षेत्र से बागेश्वर में लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं 34 पर्यटक अभी तक फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू प्रशासन तेजी से कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू करने में प्रशासन भी असफल हो रहा है। एसडीआरएफ, आईटीबीपी, तमाम एजेंसियों की जो है वहां पे मदद ली जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी आज उत्तराखंड के दौरे पर है। वो हवाई निरीक्षण उन्होंने आज पूरे प्रदेश का किया। उसके बाद मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने साफ बताया कि हमने अलर्ट का संदेश जो है हर एक व्यक्ति पे वो टाइम पे पहुंचाया है, जिस वजह से काफी लोग जो है वो बच गए। जान माल का नुकसान जो है कुछ ज्यादा नहीं हुआ, जिस तरीके से आशंका जताई गई थी। लावनी जी कृष्णा, बागेश्वर का जो ग्लेशियर क्षेत्र है वो कैसा इलाका है? वहां पर रेस्क्यू को लेकर क्यों परेशानी आ रही है? कौन से चैलेंजेस हैं जो रेस्क्यू टीम के सामने है? बिल्कुल, देखिए लावनी, बागेश्वर जिले की अगर हम बात करें तो बागेश्वर के सुंदर डूंगा घाटी में ट्रैक पर गए थे लगभग 70 पर्यटक, जिनमें से 20 पर्यटक जो है वो लापता अभी बताए जा रहे हैं। 34 पर्यटक उसमें एक कहीं पर फंसे हुए हैं। प्रशासन और शासन ने उनकी
जानकारी लगा ली है, उनके रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। इस दौरान जो है 4 ट्रैकर की अब तक मौत भी हो चुकी है। सभी लोग चिंता जता रहे हैं क्योंकि ग्लेशियर वो काफी एक तरीके से बर्फ में काफी ऊपर पहुंच गए थे, जिस वजह से अभी एजेंसियों को वहां पे तक उनका रेस्क्यू करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम भी लगातार कुमाऊं क्षेत्र की अगर हम बात करें तो साथ वहां पर नहीं दे रहा है, मौसम साफ नहीं खिल पा रहा है, जिस वजह से रेस्क्यू भी उनका नहीं किया जा रहा है। ये ट्रैकर टीम कब चढ़ी थी ऊपर? क्योंकि जो मौसम की परिस्थिति थी वो बीते एक हफ्ते से लगातार मौसम विभाग ये कह रहा था कि ठीक नहीं है, रेड अलर्ट जारी किया गया, बारिश लगातार हो रही थी, और इसके पहले भी जब पश्चिमी विक्षोभ बन रहा था तब भी मौसम विभाग ने कहा था, ट्रैकर्स को आगाह किया गया था। तो आगाह करने के बावजूद भी क्यों ट्रैकर्स उस तरफ गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कौन था जो इनको मैनेज कर रहा था? वो कौन सी कंपनी है जो इन ट्रैकर्स को मैनेज कर रही थी? बिल्कुल, आपने देखिए फिलहाल इन सब की जानकारी नहीं निकल पाई है कि ट्रैकर्स वो है, कब वहां पर गए थे। फिलहाल जो एजेंसी है, स्थानीय पुलिस इस बात की जानकारी लगा रही है कि वो किसके माध्यम से वहां पर गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम कह सकते हैं 15 सितंबर से और 15 नवंबर तक जो है ये ट्रैकिंग जो है अमूमन कराई जाती है। तो वहीं इसको बताया जा रहा है पर्यटक जो है पोर्टर के साथ गए हुए थे, जिसके भी लापता बताए जा रहे हैं। लावनी, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए कृष्णा। इन सब के बीच और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। गढ़वाल और कुमायूं मंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का आज गृह मंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया है। अमित शाह ने करीब 2 घंटे तक आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया, उन्होंने सर्वे किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मुख्य सचिव एसएस संधू भी मौजूद रहे। अमित शाह आपदा प्रभावित स्थानों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद जॉली ग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके बाद वो राज्य अतिथि गृह पहुंचे, यहां अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हो रही है। अमित शाह बुधवार को देर रात देहरादून पहुंच चुके थे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार चिंता में है। इसी के मद्देनजर प्रदेश बीजेपी ने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के सभी कार्यक्रम 24 अक्टूबर तक स्थगित कर दिए हैं। शहीद सम्मान यात्रा को भी टाल दिया गया है। कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपने कार्यक्रम टाल दिए हैं। कृष्णा कुमार हमारे साथ ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए हैं। कृष्णा, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की, हालातों का जायजा लिया, उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग होती है और फिर गृह मंत्री का ये महत्वपूर्ण दौरा और अधिकारियों के साथ बैठक भी की है उन्होंने। क्या बड़े परिणाम निकल सकते हैं, खास तौर से उन इलाकों के लिए जहां पर लोग अब भी जलमग्न जैसी स्थिति में हैं, जहां पर सब कुछ डूब चुका है, जहां पर लोग फंसे हुए हैं? क्या कुछ तैयारियां इस मीटिंग के बाद? बिल्कुल, आपने देखिए कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे थे, फिर वो रात को राजभवन में विश्राम करके सुबह ही हम कह सकते हैं 9 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के साथ वे हवाई निरीक्षण पर निकले। लगभग उन्होंने 2 से 2.5 घंटे तक पूरे उत्तराखंड का हवाई निरीक्षण किया। स्पेशली हम कह सकते हैं कुमाऊं की तरफ उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि इस बार की जो बारिश ने तबाही मचाई है वो अधिकतर तबाही जो है कुमाऊं मंडल में मची है। तो कुमाऊं मंडल की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा नुकसान नैनीताल, बागेश्वर, उधम सिंह नगर के ऐसे क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही 2 दिन का दौरा जो है वो कुमाऊं में कर चुके थे, वो हर एक निरीक्षण कर चुके थे। आपदा प्रभावितों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर चुके थे, उनका दुख दर्द जो है वो बांट के मुख्यमंत्री भी कल शाम देहरादून पहुंचे थे। फिर आज जो है मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री के साथ गए थे और उन्होंने हवाई निरीक्षण करवाया और गृह मंत्री को तमाम घटनाओं से रूबरू करवाया और उनको दिखाया। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में आके जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता कर उन्होंने तमाम जानकारी दी है और उत्तराखंड सरकार पर उन्होंने भरोसा जताया। उन्होंने साथ ही कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि वो अपना अयोध्या का दौरा जो है स्थगित करके एकदम वापस अपने प्रदेश में आ गए थे और तुरंत ही मॉनिटरिंग पे लग गए थे पूरे राज्य की। सबसे पहले वो आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे थे, वहां से उन्होंने अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए। फिर अगले दिन सुबह मौसम साफ देखते ही मुख्यमंत्री जो है हवाई निरीक्षण पे निकल गए थे। लेकिन उस दिन काफी जगह जहाँ पे दिक्कत आई, जहाँ पे मुख्यमंत्री को मौसम साफ नहीं मिला, तो वो सीधा जो है सड़क मार्ग से भी मुख्यमंत्री गए थे। क्योंकि कल भी हमने देखा था सड़क मार्ग से जब मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे थे तब उनकी एक फ्लीट की गाड़ी भी जो है वो पानी के तेज बहाव में
बह गई थी, लेकिन उसको बाद में सकुशल निकाल लिया गया था। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि उत्तराखंड को जितनी भी जरूरत होगी अब उसके आकलन करके, मॉनिटरिंग करके, हम पूरा का पूरा हिसाब करके उत्तराखंड को जो भी ज्यादा से ज्यादा जरूरत होगी हम पूरी की पूरी सर्वाधिक मदद उत्तराखंड की करेंगे। लावनी, इन सबके बीच खास तौर से कहा जा रहा है कि गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक ली। अधिकारियों के साथ बैठक लेके क्या उन्होंने अपनी तरफ से कोई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया? बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ भी जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर उन्होंने बैठक करी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, क्योंकि मुख्य सचिव वैसे संधू भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि आप अधिकारी हैं, आप अधिक काम करने के लिए अधिकारी बने हैं, तो आप जनता के बीच में बने रहें। सरकार की जो भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री उसका पालन करें और सरकार की योजनाएं जो भी रहती है आपदा प्रभावितों के लिए सरकार ने जो भी ऐलान किया है उनको मुआवजा देने के लिए उसको धरातल पर जल्दी से जल्दी हर एक प्रभावितों को वो आकलन पहुंचाया जाए। लावनी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा इस पूरी जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के जो आपदा प्रभावित इलाके हैं उनका हवाई सर्वेक्षण किया है और ख़ास तौर से 2 घंटे तक उन्होंने जो समय बिताया उसमें महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ ये विश्वास दिलाया है उत्तराखंड की जनता को कि सरकार यानी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार दोनों ही उनके साथ खड़ी है विपत्ति की इस घड़ी में उनको हर संभव मदद पहुंचाने के लिए। इन सब के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सीमांत विधानसभा कटीमा में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल सीएम धामी की सुरक्षा में चल रही पुलिस की वाहन सड़क से फिसलकर बाढ़ग्रस्त पानी में बह गई। ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह उस वक्त माहौल बन गया था। नौसर गांव में पानी के तेज बहाव में पुलिस वाहन का चालक गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, संभाल नहीं पाया और जीप पानी में बहकर गहरे पानी में जा पहुंची। हालांकि इस घटना के समय मौके पर स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे और वहां पर बमुश्किल से गाड़ी से में बैठे हुए पुलिसकर्मियों को इन स्थानीय लोगों की मदद से पानी से बाहर निकाला गया, जिससे उनकी जान बची। गनीमत ये रही कि इस हादसे में गाड़ी में मौजूद सभी पुलिसकर्मी सकुशल रेस्क्यू कर लिए गए। वहीं घटना के बाद थाना प्रभारी नरेश चौहान ने पुलिस जीप को स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला। इस पूरे मामले में स्थानीय ग्रामीणों की भूमिका काफी सराहनीय रही, जिनकी मदद से पुलिसकर्मियों की जान बच गई है और बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं कोटद्वार में 10 साल पहले सलमस और कूड़ा उठाने वाले गरीब बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य देने और नशे जैसी सामाजिक बुराई को हटाने के लिए मात्र 15 बच्चों के साथ पन्हा फाउंडेशन प्रोजेक्ट हेल्प की शुरुआत की गई थी। एक छोटी सी कोशिश से फाउंडेशन में 270 बच्चे आज की तारीख में हो चुके हैं। ये संस्था समाज के अन्य क्षेत्रों में जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महिला उत्थान, गरीब असहाय बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अनेक सामाजिक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। वहीं संस्था की तरफ से कोरोना काल में जिन लोगों ने अपना अमूल्य योगदान समाज को दिया उन्हें भी सम्मानित करने के लिए वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के राज्य मंत्री नवेंदु सिंह इज़ीकेल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं इस वार्षिक समारोह में दिव्यांग और मलिन बस्ती के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। राज्य मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से ये संस्था निस्वार्थ होकर गरीब और असहाय बच्चों के उत्थान के लिए काम कर रही है, ऐसी संस्थाएं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और देश के हर राज्य और जिलों में होनी चाहिए। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ये बच्चे अच्छी शिक्षा पाकर अपनी और देश की उन्नति में अपना अमूल्य सहयोग भी देंगे। और ना ही कोई शिक्षा है और गुजर बस्ती स्लम्स में हम लोग काम कर रहे हैं और इसी तरीके से हम लोग हर साल जो है अपना वार्षिक उत्सव मनाते हैं। इस साल भी हम लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कोविड के कारण जो है 2 साल हमने स्टॉप किया हुआ था और इस साल फिर से हम ये मना रहे हैं, तो ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और देखता हूँ ऐसी प्रकार की संस्थाएं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सब जगह पर तमाम होनी चाहिए, जो बगैर किसी स्वार्थ के लपेट के इस प्रकार का सेवा भाव का काम करती हैं। जो कोरोना काल में जिस प्रकार से मुझे जानकारी मिली कि इतने लंबे समय प्रोग्राम किए गए, लोगों की, जनता की सेवा भाव से किया गया और निस्वार्थ, तो मैं इसको एक सफल आयोजन मानता हूँ। ऐसी संस्थाएं सभी जगह पर होनी चाहिए और समाज के बीच में जा कर के जागरूकता और समाज के बीच का काम होना।
कोटद्वार में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक मामला कोटद्वार के बीएल सड़क पर सामने आया, जहां शराब पीकर तेज गति से ट्रक चलाते ड्राइवर ने एक पैदल चल रही लड़की और एक टेम्पो में जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ट्रक चालक से मामले में पूछताछ भी जारी है। वो पीछे से दारू पी रखी थी, उन्होंने ऑटो में आके वो मार दी अपनी गाड़ी और उनको चोट लग गई। इतने हादसे होते रहते हैं इस रोड पे, दारू पी के चला रहे हैं गाड़ी। तो ये ट्रक ने अभी इस ड्राइवर ने पी रखी है और इन्होंने यहाँ पे बच्ची को तो टक्कर मारी, उसको अभी हॉस्पिटल ले गए अंदर बीएल में, और साथ में उन्होंने यहाँ पे ऑटो को भी ठोकर मारी है, जिससे कि उनके भी ड्राइवर को लगी। और इस टाइप के हादसे आज ये यहीं पे एक और हादसा और का आगे पे, जो कि मतलब यहाँ पे इस टाइप के हादसे अक्सर होने पे लगे हुए हैं। एक तो यहाँ पे ट्रक डंपर काफ़ी चलते रहते हैं। और धर्मनगरी हरिद्वार की बात करेंगे, जहां आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुभाष घाट से लेकर वाल्मीकि चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में आप पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल भी शामिल हुए। हालांकि उत्तराखंड में आई भारी आपदा के चलते उन्होंने इस कार्यक्रम को सीमित कर दिया और वाल्मीकि चौक पर भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा को स्थगित किया। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड में आपदा आती रहती है। आपदा से निपटने के लिए जो मॉडल उन्होंने तैयार किया है उसे सरकार मानने को तैयार नहीं है। देखो मतलब अभी तो हम बताएं, एक बहुत अच्छे जो यहाँ पे हरिद्वार देहात के हैं, वो तो मेरे दाहिने तरफ ही खड़े हैं नरेश भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो संपर्क की बात नहीं है, ये तो पार्टी के मेन बंदे हैं। ऐसे ही हरिद्वार और जगहों से भी लोग हमको अप्रोच कर रहे हैं। हमारे 3 क्लॉज हैं। आदमी में करप्शन नहीं होना चाहिए, धर्म की राजनीति ना करे और उत्तराखंड की अच्छाई के लिए एकदम से कूदने को तैयार हो। जैसे आज सारे कार्यकर्ता अपने फंक्शन को छोड़ करके और आपदा से लड़ने के लिए कूदने को। इधर अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत नरेंद्र गिरी महाराज जी की मौत के बाद अखाड़ा परिषद 2 गुटों में बंट गया है। 7 अखाड़ों के साधु संतों ने नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज को अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। 13 अखाड़ों से मिलकर अखाड़ा परिषद का गठन हुआ है। महानिर्वाणी अखाड़े में बैठक कर 7 अखाड़ों के साधु संतों ने अखाड़ा परिषद की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। नई कार्यकारिणी में दामोदर दास महाराज को उपाध्यक्ष, निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष राजेंद्र दास महाराज को महामंत्री, जसविंदर सिंह शास्त्री को कोषाध्यक्ष, रामकिशोर दास महाराज को मंत्री, गौरी शंकर दास महाराज को प्रवक्ता और धर्मदास महाराज और महेश्वर दास को संरक्षक बनाया गया है। इसके पहले आपको याद होगा कि अखाड़ा परिषद के महंत के रूप में जिनका नाम नरेंद्र गिरी जी अपने पत्र में लिखकर गए थे, महंत बलबीर गिरी जो उनके शिष्य रहे हैं, उन्हें बनाया गया है। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही है वो दिखा रही है कि अखाड़ा परिषद भी 2 गुटों में विभाजित हो चुका है। राम मंदिर का हमारे व्यवस्था है अखाड़ों की, उसके अनुसार ये चुनाव हुआ है। क्योंकि अध्यक्ष जी का देहावसान हुआ और उसके बाद में कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देश अनुसार यहाँ अखाड़ा परिषद के जो अधिकारी थे उनकी मीटिंग बुलाई गई। और पहले भी जो चुनाव हुए हैं बहुमत के आधार पर हुए हैं और ये जो चुनाव है ये बहुमत के आधार पर ही हुआ है। इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वर्तमान में अखाड़ा परिषद के जो पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है उसमें सारे संप्रदाय, सन्यासी, उदासी, वैष्णव और निर्मला, चारों संप्रदायों को मिलकर के ही अखाड़ा परिषद बनती है। संपूर्ण भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व जो अखाड़े करते हैं उनको सबको इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। इधर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के प्रतापपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां सीएम ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान बाढ़ पीड़ित किसानों ने सीएम को ज्ञापन सौंपकर खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग की। इस ज्ञापन में बाढ़ पीड़ित किसानों ने जल्द ही खराब हुई फसल का आकलन कर मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने कहा कि अगर किसानों को मुआवजा जल्द से जल्द मिल जाएगा तो पीड़ित किसानों को राहत मिल जाएगी। की तोल की बहुत दिक्कत है और पेमेंट नहीं मिली है। 40% धान की कटाई हो चुकी थी, इसके अलावा भी 60% कटाई होने वाली थी, जो लगभग सारा ही खराब हो चुका है। कोई दाना दाना कहीं नहीं रहा, कुछ बाढ़ से, कुछ आंधी आने से गिर गया, इसमें पानी से डूबा हुआ है, वो बेकार हो गया है।
जैसे हमारे जादवपुर, सुनपहर, मजगमी, उलानी, दार ढाकी सारे ही बेकार हो गए। हमारे जिला भारतीय किसान यूनियन जी के जिला अध्यक्ष जी और हम लोग किसान सारे इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं बचा है जिस पर पानी की वजह से ब्लॉक नहीं हो गया है। कम से कम जो है हम मानते हैं 70 से लेकर 80% हमारी जो फसल है वो खराब हो चुकी है। हमने आज मुख्यमंत्री जी आए थे, उनसे अपील की है, उनको ज्ञापन दिया है और उनको कहा है कि जल्दी से जल्दी इसका सर्वे करवा के जो है किसानों को मुआवजा। बात आइए पौड़ी की करते हैं, जहां वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान वाल्मीकि समाज ने पहले वाल्मीकि मंदिर में भगवान वाल्मीकि की पूजा अर्चना की। भंडारे का आयोजन करते हुए भगवान वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में वाल्मीकि समाज ने अपने कर्तव्यों के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, प्रभु श्री राम समेत विभिन्न देवी देवताओं की पदयात्रा निकाली। इस बीच भक्तों ने भगवान की पूजा अर्चना की। भाईचारा जिस प्रकार से रामायण लिखी और रामायण में उदाहरण दिए कि भाइयों में प्यार, माता पिता का आदर, भाभी का सम्मान किस प्रकार से किया जाता है, आज भी उन्हीं आदर्श पे हम लोगों को चलना चाहिए। और ये संदेश गढ़वाल भर में जहाँ राम को मानते हैं, राम रचयिता जिन्होंने राम का जीवन 14,000 वर्ष पूर्व लिखा, वो भगवान वाल्मीकि जी थे और उनकी शोभा यात्रा हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जो रामायण रचयिता जिन्होंने रामायण वर्षों पहले, हजारों वर्षों पहले लिख दी थी, जिनके चरित्र में राम जी चले हैं, उनके हम शिष्य हैं, वो हमारे भगवान हैं। उनकी आज शोभा यात्रा हम अपने मन से, पूरे धन दौलत दिल से शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और मैं साथ में अपने समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से भी जितने भी व्यापार सभा है, हमारे व्यापारी भाई हैं, पौड़ी की महान जनता है, उन सभी का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रुड़की के लंढोरा क्षेत्र के गाधारोना गांव में डेंगू और बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल इलाके में 19 लोगों को डेंगू की पुष्टि हुई है। संदिग्ध बुखार से एक की मौत हो चुकी है। वहीं बुखार से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इसी कड़ी में मुख्य चिकित्साधिकारी सीडीओ के साथ आला अधिकारी गांव पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सैंपल के लिए कैंप भी लगाया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर जाकर डेंगू बुखार की जानकारी ली। वहीं उत्तराखंड में बारिश से पहाड़ों में कई जगह भारी भूस्खलन हुआ है। ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर भारी भूस्खलन से लोगों के मकान टूट गए हैं। सतपुली तहसील के ग्राम कांडा मल्ला में भी आफत की बारिश के कारण 4 मकान खतरे के निशान पर आ गए, जिससे मकान की नींव तक खाली हो गई है। वहीं इस मामले में ग्राम सभा प्रधान सुरेश चंद्र ने कहा कि उनकी ग्राम सभा के कांडा मल्ला में कई मकानों को भारी नुकसान हुआ है। किसी मकान का आगे का हिस्सा टूट गया, किसी मकान का पीछे का हिस्सा पानी में लटक रहा है। ग्राम सभा प्रधान ने बारिश से हुए नुकसान को लेकर प्रशासन से परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पूरी जानकारी प्रशासन को दे दी गई है। जी का है ये मकान। मैं आपको बता दूं कि जो 17-18 तारीख को जो भारी बारिश हुई थी, तो उसमें मेरी ग्राम सभा में वैसे तो नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन जो 3-4 परिवार हैं जिनके कि मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, मतलब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, उन लोगों को हमने दो परिवारों को तो हमने शिफ्ट भी किया था। ये मिलन केंद्र, रात को मिलन केंद्र और पंप हाउस में 2 परिवारों को शिफ्ट किया था। तो उनको जो उनके जो भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो प्रशासन से या सरकार से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि उनको मदद की बहुत ज़रूरत है। इधर सितारगंज में क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से दौरा कर वापस लौट रहे थे, जहां लौटते समय ग्राम गोठा में विधायक की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी पर गांव के युवक ने हमला कर दिया, जिससे विधायक की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी के शरीर पर चोटें आई। उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। वहीं जिस विधायक सौरभ बहुगुणा ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में शिकायत कर कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है। जो कि हमें मिली कोई और नामक एक पुलिस कांस्टेबल हमारे यहाँ आए हैं, जिनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। तो इनकी जो मेन चोटें हैं मुख्यतः वो उनके सीने पे हैं, और उसमें जो कंफ्यूजन आए हैं, कंफ्यूजन चूँकि मल्टीपल कंफ्यूजन्स हैं, तो उन सारे कंफ्यूजन्स के अकॉर्डिंग इनकी रिपोर्ट भी तैयार की गई है।
और उनका उपचार भी किया जा रहा था। मैं गुरु नानक नगरी और गोठा गया था। पिछले 2 दिन से आपको मालूम है 3 दिन से बहुत ज़्यादा बरसात हुई है। क्षेत्र में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हैं और मैं उसी के क्रम में आज कल मैं शक्ति फार्म में था। आज मैं गोठा गुरु नानक नगरी गया था और मैं वहाँ से जब वापस आया तो वहाँ पर सतेंद्र कुमार जो पिछले 1.5-2 महीने से लगातार पार्टी के खिलाफ, मेरे खिलाफ, माननीय मोदी जी के खिलाफ लगातार भाषणबाजी कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को मेरी गाड़ी के सामने खड़ा कर दिया। इधर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मंजू तिवारी ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट की भागीदारी देकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी की तरफ से पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण देकर लोकतंत्र में महिला नेतृत्व को खड़ा किया गया था। इस बीच मंजू तिवारी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज नए युग की शुरुआत के साथ ही महिला सशक्तिकरण का आगाज कर चुकी है। आज महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है हमारी अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40% टिकट देकर एक सशक्तिकरण की ओर महिलाओं को अग्रसर किया है और एक नए युग का प्रारंभ हम सभी महिलाओं के लिए हुआ है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। इधर उत्तराखंड में बीते दिनों में आई आपदा से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसी ही तस्वीर टनकपुर के ज्ञानखेड़ा से सामने आई, जहां खेत में कटी हुई फसल और पराल पूरी तरह से जलमग्न हो गई। वहीं किसानों के खेतों में हुए नुकसान पर उप जिलाधिकारी हिमांशु कफ्टिया ने कहा कि टनकपुर और बनबसा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी जल भरा हुआ है और पहाड़ी क्षेत्रों में जो भूस्खलन हुआ है इसकी वजह से लोगों की जो फसल कटी फसल थी उसमें नुकसान पहुंचा। इसका आकलन प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा नियमों के तहत जो भी मुआवजा दिया जाना होगा वो जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार जल्द से जल्द दिया जाएगा। में जो शारदा नदी का जलस्तर रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ा है, उसके पश्चात जो शारदा नदी के तटीय क्षेत्र हैं जिनमें कि ग्राम उचोलीगोट से लेके खेतखेड़ा, गेंडाखाली से लेके शारदा चुंगी तक का जो एरिया है वहाँ पे नदी द्वारा बहुत ज़्यादा भूकटाव किया गया है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जो नदी है वो अपने जो उसका नॉर्मल कोर्स था उससे डाइवर्ट होकर भारत की तरफ और हमारी सीमा की तरफ को डाइवर्ट हुई है, जिससे जो वहाँ स्थानीय लोग हैं और जो वहाँ पे किसान हैं उनकी ज़मीनों का भारी स्तर पर जल कटाव हुआ है। ये पिछले कई महीनों से और कई सालों से होता जा रहा है और धीरे धीरे कृषकों की जो ज़मीन है वो नदी में समाती जा रही है। इधर उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद टनकपुर में शारदा नदी का जलस्तर कुछ कम तो हुआ, लेकिन अपने पीछे बहुत निशान छोड़ गया। जहां शहरी इलाकों में बारिश रुकने के बाद शांति का माहौल है, वहीं शारदा से लगे ग्रामीण इलाकों में अब भी बहुत तेजी से भूकटाव की स्थिति बनी हुई है। उचोली गोट, गेंडाखाली, बसानी गोट में अब भी भारी भूकटाव हो रहा है। बसानी गोट में यमुनागिरी मंदिर के पास शारदा नदी का भारी भूकटाव लगातार हो रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों की कई बीघा जमीन शारदा की भेंट चढ़ गई है। वहीं ग्रामीणों में भय बना हुआ है कि इस तरह कटाव होता रहा तो ये धीरे धीरे घरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शारदा नदी से लगे खेतखेड़ा ग्राम में भी शारदा नदी से भूकटाव जारी है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस भूकटाव से क्षेत्र सुरक्षा करने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। वहीं प्रशासन का भी आपदा प्रभावित इलाकों में दौरा जारी है और आपदा से हुए नुकसान का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।